हेलो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत हम लोग 15 ग्रुप एलिमेंट के बारे में आज स्टडी करेंगे। द एलिमेंट सेड टू बी पी ब्लॉक इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज टू पी सब सेल, सो दे आर सेड टू बी पी ब्लॉक एलिमेंट। सो अंडर द पी ब्लॉक एलिमेंट वी विल स्टडी अबाउट द ग्रुप 15 एलिमेंट because we earlier studied about the group 13 and 14 element in class 11th. The common name of the group 15 element is said to be chalcogens. ग्रुप 15 के एलिमेंट को जो कॉमन नेम है वो कैल्कोजेंस है और इसके जो मेंबर हैं आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास ये आपके हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अकुरेंस के बारे में बात करते हैं कि ये अर्थ क्रस्ट में कैसे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में जो है वो 78% पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अर्थ क्रस्ट में इसकी जो अकरेंस है बहुत कम होती है, लेकिन जो भी ये पाया जाता है वो पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में या सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है। तो सोडियम नाइट्रेट को हम लोग कॉमनली चिली साल्ट पीटर कहते हैं, जबकि पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग इंडियन साल्ट पीटर कहते हैं। लेकिन अगर फास्फोरस को देखें, फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और वो जिस कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है उसको कॉमनली एपेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेटाइट कहते हैं। और इनका जनरल फार्मूला होता है Ca3 PO4 होल ट्वाइस और CaX3। तो ये कॉमन नेम में एपेटाइट के फॉर्म में पाया जाता है Ca3 PO4 होल ट्वाइस CaX3। इस कॉमन फार्मूला है। इसी में से कुछ एग्जाम्पल है फास्फेराइट और फ्लोरा एपेटाइट। तो फास्फेराइट का मतलब Ca3 PO4 होल ट्वाइस है और आपका जो फ्लोरो एपेटाइट है जो Ca3 PO4 होल थ्राइस F एंड CF2 के साथ में पाया जाता है, ठीक है। तो और बाकी जो आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मथ है, ये एबंडेंट मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो एटॉमिक नंबर देख लेते हैं 7, नाइट्रोजन 15, फास्फोरस 33, आर्सेनिक एंटीमनी का है 51 और बिस्मथ का 83 है। तो एटॉमिक नंबर इनका 7 है। 7 में 8 ऐड कर देंगे तो ये 15 आ जाता है। 15 में 18 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। 3 में 18 जोड़ेंगे तो 51 और 1 में आपका 32 ऐड कर देंगे तो 83। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आगे जोड़ देंगे 2s2 2p3, नियॉन के आगे 3s2 3p3, आर्गन के आगे हम लोग 3d10 4s2 4p3 और इसके बाद हम लोग एंटीमनी के बाद एंटीमनी में चाहते हैं तो क्रिप्टॉन में 4d10 5s2 और 5p3। साथ साथ में बिस्मथ के लिए देखेंगे तो यहाँ पर आपका जीनॉन के बाद देख लेते हैं 4f14 5d10 6s2 एंड 6p3। सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन सी दैट 2s2 2p3 3s2 3p3 4s2 4p3 5s2 5p3 6s2 6p3। So general electronic configuration can be written in the form of ns2 np3, यानी ns2 np3 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट सेल में 2+3 आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। सो द अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी यानी आपका पी ब्लॉक की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनकी तरफ चले जाते हैं सबसे पहले। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। सो नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है 14, 31 आपका फास्फोरस का है और 75 आर्सेनिक का है, 122 एंटीमनी का है और 208 आपका कितना है? बिस्मथ का है, ठीक है। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर नाइट्रोजन से जब हम लोग कहाँ की तरफ जाएंगे? बिस्मथ की तरफ जाएंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये आपका जो एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होता जाता है, ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस आपका देख रहे हैं नाइट्रोजन का 70 पिकोमीटर है, 110 पिकोमीटर ये आपका फास्फोरस का है। आर्सेनिक का 121 है और 141 आपका एंटीमनी का और 148 आपका
बिस्मथ का। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, अगर नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जाएंगे तो आपका एक सेल बढ़ जाती है, और ये साइज आपका बढ़ता क्यों है कि नंबर ऑफ सेल आपकी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। यानी आपका जो साइज है वो इसलिए बढ़ता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। लेकिन नाइट्रोजन से फास्फोरस में देखेंगे तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। साइज 70 से 110 है, लेकिन 110 से 120 आर्सेनिक की तरफ जाएँ, फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ जाएँ तो इसमें से रेडियस में ज़्यादा अंतर नहीं है, 110 से लेकर 121 तक है। तो यहाँ पर जब भी आर्सेनिक की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 3d ऑर्बिटल क्या हो जाती है, इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो 3d ऑर्बिटल जब इंट्रोड्यूस हो जाती है तो फिर जो d का जो शील्डिंग पावर है वो पुअर होता है। जो पुअर होता है इसलिए ज़्यादा ये न्यूक्लियस को स्क्रीन नहीं कर पाती, शील्ड नहीं कर पाती। दैट्स वाई द साइज ऑफ द एटम इज डिक्रीज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ d ऑर्बिटल। तो ध्यान रखना है, यहाँ से 121 से यहाँ पर 4d आपका इंट्रोड्यूस हो जाती है, और जैसे आप 141 से 148 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 4f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर साइज तो तेज़ी से बढ़ा है, कहाँ से, नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ, लेकिन फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ जाएंगे तो ये बहुत ही कम मात्रा में बढ़ता है। फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ केवल थोड़ा सा चेंज है, और आर्सेनिक से जब एंटीमनी की तरफ जाएंगे तो फिर भी थोड़ा सा चेंज है। लेकिन यहाँ पर एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो ये 4f इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाते हैं। एंटीमनी से बिस्मथ तक जाते समय क्या आ जाते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और 4f इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, और लेंथेनाइड की वजह से, लेंथेनाइड का मतलब होता है 4f इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, यानी 4f ऑर्बिटल जिसमें प्रेजेंट होगी वो आपका क्या कहलाएंगे, लेंथेनॉइड कहलाएंगे। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाए तो वो लेंथेनॉइड होंगे, और f ऑर्बिटल की जो शील्डिंग पावर होती है वो बहुत कम होती है, यानी न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पाता है। जब न्यूक्लियस को कवर नहीं कर पाता है तो जो न्यूक्लियस है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्सली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पर साइज आपका डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये इतना जितना रेशियो में इंक्रीज होना चाहिए था वो इंक्रीज नहीं हो पाता। किस वजह से, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ध्यान रखना है, इसको ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आप लोग जानते हैं, आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज होती जा रही है। देख रहे हैं यहाँ पर 402 है आपका किलोजूल पर मोल में, 402 है नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए 1012 है, 947 आपका किसके लिए, आर्सेनिक के लिए, 834 आपका किसके लिए, एंटीमनी के लिए, और बिस्मथ के लिए आपका कितना है 703 है। तो ये ध्यान रखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जैसे हम लोग देखते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे ये आपका नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब भी फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज कम है। कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो साइज है, साइज में डिफरेंस कम है। साइज में डिफरेंस किसकी वजह से था, 3d जैसे ऑर्बिटल इसमें आ जाती है, यहाँ पर 3d ऑर्बिटल आई, तो 3 ऑर्बिटल आने की वजह से इसका जो साइज थोड़ा सा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड ऑन द साइज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और यहाँ पर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके कारण रीजन सिंपल है, उनके साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साइज में डिफरेंस किसकी वजह से नहीं है, ड्यू टू इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स, 4d ऑर्बिटल्स एंड 4f ऑर्बिटल्स, इनकी वजह से आपका साइज में नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है साइज पर, तो साइज टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपका जो 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं, 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं, दे हैव द मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू 14 ग्रुप एलिमेंट। ठीक है,
क्यों? अक्रॉस द पीरियड जाने पर जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज होती जाती है। 14 ग्रुप का कम होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, 15 ग्रुप का ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना है इस बात का कि 15 ग्रुप और 14 ग्रुप में कंपेयर करेंगे तो 14 ग्रुप का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा और 15 का ज़्यादा होगा, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जाने पर साइज डिक्रीज होता है तो फिर वहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जाने पर ये क्या हो जाती है? डिक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड ऑन द टू फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज। न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज पर डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो सबसे जैसे हम लोग न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होगी, लेकिन साइज छोटा होगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। तो ऐसे एटम जिनका साइज छोटा हो और न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो तो वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर उनमें ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है? नाइट्रोजन की है 3, इसके बाद फास्फोरस की है 2.1, इसके बाद आपका आर्सेनिक की है 2, और आपका जो एंटीमनी है और बिस्मथ है उनकी 1.9 और 1.9 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए डाउन द ग्रुप जाने पर न्यूक्लियर चार्ज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है, यानी आपका बिस्मथ का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जानी चाहिए, लेकिन आपको दूसरे फैक्टर पर भी इसको फोकस करना पड़ेगा। दूसरे फैक्टर कौन सा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग लास्ट में देखें तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं। किसका? एंटीमनी और बिस्मथ का 1.9 और 1.9 है। तो यहाँ पर जो सील्डिंग इफेक्ट है ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एफ सेल का इंट्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पर एफ सेल इंट्रोड्यूस हुई है, तो एफ सेल का पुअर सील्डिंग होता है। तो इसका जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम लोग कहते हैं इसके इफेक्ट को, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनके जो साइज है उनमें ज़्यादा चेंज नहीं होता। जब साइज नहीं चेंज होता तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज कम है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को अपना क्या कर सकता है? ज़्यादा फोर्सली अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर एंटीमनी और बिस्मथ में जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लगभग कांस्टेंट है। क्यों? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और ये जो आपका साइज थोड़ा सा सिमिलर साइज होते हैं, लगभग साइज बराबर है, ठीक है। तो इनके साइज एंटीमनी और बिस्मथ के साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज आपका बिस्मथ का ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरह ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। इसलिए इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका क्या होती है? लगभग सेम है। तो ये आपका जो सील्डिंग इफेक्ट वहाँ पर लेसर है, क्योंकि 4F जो होते हैं वो पुअर सील्डिंग इफेक्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में ज़रा देखिएगा, नाइट्रोजन से हम लोग फास्फोरस में इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पर देन डिक्रीज हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, ये इंक्रीज करता है, देन आपका बिस्मथ तक आपका क्या होता है? डिक्रीज करता है। यानी नाइट्रोजन से आर्सेनिक की तरफ जाएंगे तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये आपका इंक्रीज होता जा रहा है, और 904 यहाँ पर डिक्रीज हो गया, यानी आर्सेनिक से एंटीमनी और एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑन मूविंग नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इट इज इंक्रीज देन डिक्रीज, यानी आप एंटीमनी से ये आर्सेनिक से एंटीमनी और बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? जो मेल्टिंग पॉइंट है ये एक सॉलिड मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, यानी सॉलिड का को मेल्ट करना हो, क्या करना हो? सॉलिड को मेल्ट करना हो। तो सॉलिड को जब मेल्ट करना हो, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड की जो है वो बॉन्डिंग को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा? बॉन्डिंग को देखना पड़ेगा। तो सॉलिड में जो बॉन्डिंग होती है वो अगर आपका पावरफुल है, ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट हायर होंगे। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, ये जो बॉन्डिंग होती है सॉलिड के बीच में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में है 5 इलेक्ट्रॉन,
फास्फोरस के भी हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस और आर्सेनिक ये 5 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, यानी बॉन्डिंग होती है तो 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जैसे ये एंटीमनी और बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो इसमें से आपके 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते। तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फास्फोरस में 5 हो सकते हैं, आर्सेनिक में 5 हो सकते हैं, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ के केस में 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। उसके पीछे क्या रीजन है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके पीछे रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है जो NS2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट रिएक्शंस में यानी बॉन्डिंग में जो S के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बॉन्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो जाती है, तो ये बॉन्डिंग हो जाती है वीक, और जब बॉन्डिंग हो जाएगी वीक तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। नेक्स्ट आगे चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं जनरली 77 आपका केल्विन है, 554 है, 888 है और 1860 और 1873 है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं मास पर। तो मास जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है। लास्ट डेंसिटी, डेंसिटी भी आपका डाउन द ग्रुप जाने पर यानी नाइट्रोजन से हम लोग बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो नेक्स्ट है बच्चों एलोट्रॉप। एलोट्रॉपी की तरफ चलते हैं। तो फास्फोरस जो है वो एलोट्रॉपी शो करता है, आर्सेनिक भी एलोट्रॉप शो होते हैं इसके, और एंटीमनी के भी आपके एलोट्रॉप्स होते हैं। तो फास्फोरस के एलोट्रॉप है येलो, ब्लैक एंड रेड फास्फोरस, आर्सेनिक के येलो एंड ग्रे आर्सेनिक, और एंटीमनी के हैं आपका येलो एंटीमनी और सिल्वरी ग्रे एंटीमनी। तो ये इस एलोट्रॉप्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट, हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखने जा रहे हैं। तो जनरली इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर वैलेंस सेल में NH2 NP3 है, यानी आउटर सेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन में एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लें? गेन करके ऑक्टेट को फुलफिल करें। यानी 3 इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेंगे तो जब भी 3 को गेन करेंगे इसका मतलब आपको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो -3 हो जाएगी। तो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। तो जब भी ये मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल के साथ जैसे कैल्शियम नाइट्राइड बना देते हैं Ca3N2, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फास्फाइड Ca3P2। तो जब ये भी आपका आपके मेटल के साथ जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो मेटल के साथ रिएक्ट करने के साथ साथ ये हमेशा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, बिकॉज दे कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं, जैसे NH3 देख लेते हैं, NH3PH3, ठीक है, और ASH3 और BiSH3 और SbH3, तो यहाँ पर भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होती है? -3 होती है। तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 2 को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली ज़्यादा एलिमेंट आपके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, दे शो द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही क्या करते हैं? शो करते हैं, और ये स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं जिसमें वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हो। लेकिन बाकी के जो दूसरे एलिमेंट हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनके जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ना इतनी एनर्जी वो क्या कर पाते, अफोर्ड कर सकते हैं कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो अगला है यहाँ पर तो फिर यहाँ पर इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 + 3 है।
तो 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेशन भी इनके लिए संभव नहीं है। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें तो भी उनकी ऑक्टेट फुलफिल हो सकती है, लेकिन ये भी संभव नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में भाई एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लगती है, 2 को और ज़्यादा लगेगी, 3 को और ज़्यादा लगेगी। तो जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ही होता है, यानी 1-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी डोनेट किया जा सकता है लेकिन बहुत डिफ़िकल्टी होती है, और चौथा 5वां इलेक्ट्रॉन के लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो एलिमेंट है वो आपका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते हैं, फिर शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करेंगे तो ये आपका +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, और इनके जो +3 और +5 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड होंगे वो टोटली आपके कैसे होंगे, कोवेलेंट नेचर के होंगे, आयनिक नेचर के नहीं होंगे, कोवेलेंट नेचर के होंगे, क्योंकि ये शेयर करेंगे, डोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि डोनेशन में क्या करना है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी ज़्यादा मात्रा में लगेगी। तो जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर कंपाउंड्स में आ जाता है, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। आयनिक कैरेक्टर कहाँ तक, ऑक्सीडेशन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर 1-2 तक, 3 तक भी, 4-5 में आपका क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये आपका +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जनरली देखें नाइट्रोजन का -3 +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, यानी नाइट्रोजन क्या करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों करता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर होता है एक लोन पेयर। क्या होता है, ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर का 3 इलेक्ट्रॉन ये आपके भाई 3 इलेक्ट्रॉन आपके आउटर सेल में रहेंगे, और ये S के इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं नाइट्रोजन में, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो ये नाइट्रोजन एक्सपेंड ना करके NS ऑर्बिटल को, यानी आपके 2s2 और जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक्सपेंड ना करके ये आपका लोन पेयर के फॉर्म में डोनेट कर सकता है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड में यहाँ पर इसकी जो कोवैलेंसी होती है +4 होती है, कितनी होती है, +4। तो ये -3 +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता, क्योंकि पास इसके d ऑर्बिटल नहीं है, d ऑर्बिटल नहीं है, ध्यान रखना है। फास्फोरस के लिए -3 और +3 और +5, साथ साथ में +4 भी शो करता है और +1 भी शो करता है। आर्सेनिक आपका क्या, -3 +3 और +5 भी शो करता है, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ -3 और -3 +3 और +3 शो करते हैं। ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए नहीं शो करते, राउंड द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका लागू हो जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है वो आपका डोमिनेट करने लगता है, क्योंकि यानी S के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। S के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके अनपेयरिंग में, यानी उनको अनपेयर करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये देखिए NS, ये S है आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये P है आपके क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और यहाँ पर d ऑर्बिटल खाली होगी। नाइट्रोजन को छोड़कर सब में आपकी क्या होगी, d ऑर्बिटल खाली होगी, करेक्ट। तो ये S को अनपेयर करेंगे तो S का इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पर जाना चाहिए, d में जाना चाहिए। तो ये इसका मतलब अनपेयर करने के दौरान, यानी अनपेयर जब करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन S से कहाँ जाना चाहिए, d में जाना चाहिए, लेकिन ये अनपेयरिंग में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये S के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कहीं नहीं जाते हैं, d में नहीं जाते हैं, यहीं पर रहते हैं और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करते। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द अनपेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, so they can't participate in a chemical reaction. So this phenomena is said to be inert pair effect. तो inert pair effect की वजह से एंटीमनी और बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर शो करेंगे तो, अगर शो भी करेंगे तो उनके जो कंपाउंड्स होंगे वो बहुत ही अनस्टेबल होंगे। ध्यान रखना है, थोड़ा देर के लिए बनेंगे, उसके बाद आपका क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, +5 और +5 की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, इसके लिए बारे में ज़रा देखेंगे तो ये टॉप टू मिडिल तक इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +5 है।
टॉप टू मिडिल तक क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसके बाद इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। नाइट्रोजन क्यों नहीं शो करता? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट, लेक्चर नंबर 1 था। आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और कोरोना से बचे रहें।